नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आज मैं एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। देश की लाखों लाख वक्फ जायदाद को बचाने के लिए 2011 में एक तहरीक चलाई गई थी। इसमें मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी, एडवोकेट महमूद पराचा और अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास के अलावा कई अहम शख्सियात शामिल रही हैं। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये तहरीक कहाँ तक पहुँची। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहादुर अब्बास साहब। बहादुर अब्बास साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। क्या कहेंगे, आपने 10 साल पहले 2011 में एक बड़ी तहरीक की, जो आवाम भी चाहती थी, मिल्लत भी चाहती थी कि एक ऐसी तहरीक शुरू हो कि जो वक्फ की हिफाजत करे, क्योंकि औकाफ जो है वो खुर्द बुर्द हो रही थी। तो क्या कितनी कामयाबी इन 10 बरसों में आपको मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2011 से तो दिल्ली के अंदर एक बड़े पैमाने पे तहरीक शुरू हुई, बट आफ्ताब शरीफ कल्बे जवाद साहब पिछले एक बहुत लंबे अरसे से वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक चला रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा कामयाबी लखनऊ में आलमनगर का एक, आप जानते होंगे पूरा, वो कामयाबी तकरीबन 40,000 गज जगह वहाँ पर एक बहुत बड़े गुंडे के कब्ज़े से आज़ाद कराई। उसके बाद जिस तरह दिल्ली की भी मोस्ट प्राइम लोकेशन जोरबाग है, ऐसी लखनऊ की जो हज़रतगंज है, वहाँ पे जो एक इमामबाड़ा उन्होंने आज़ाद कराया सल्तनाबाद का, वो आप देख सकते हैं। जो नामुमकिन था वहाँ पंजाबियों के कब्ज़े में था, वो आज़ाद कराया। उसके इसी तरह इलाहाबाद में जिस तरीके से वहाँ कब्ज़े थे, ये कराए। मगर यहाँ 2011 के बाद जो एक और ज़्यादा तेज़ी के साथ तहरीक चलाई गई, उसमें जब शुरुआत तहरीक की हुई तो दिल्ली के अंदर दरगाह शाह मर्दा, देखिए आज़ादी के बाद से वहाँ पर छोटी करबला भी थी, कनाती मस्जिद भी थी, सब था। मगर वहाँ पर क्या था, वहाँ के जो कुछ शरपसंद अनासर थे, वो वहाँ के जो मोमिनीन थे, जो वहाँ पर इबादत करना चाहते थे, उन्हें परेशान करते थे। कनाती मस्जिद के अंदर सबसे पहले वहाँ पर जो है नमाज अदा करने में जो परेशानियाँ थीं, जो दुश्वारियाँ थीं, बाकायदा वहाँ पड़ोस के कुछ पंजाबी हज़रात, कुछ ऐसे लोग थे जो शरपसंद थे, वहाँ कुत्ते बांध दिया करते थे। तो आज वहाँ पर आप देखिए कि इस 11 साल की तहरीक में सबसे बड़ी बात यह है कि वो मस्जिद बाकायदा वागुजार हुई, वहाँ पर पेश इमाम है। वो मस्जिद पूरी तरह से आज जो है उसमें चारों तरफ 4 दीवारी भी हमने कराई और कोर्ट के आदेश से, और आज मुकम्मल तौर पे वो मस्जिद जो है आज वहाँ इबादत हो रही है। एक बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। इसी तरीके से छोटी करबला 3000 गज जगह जो दरगाह हज़रत अब्बास के नाम से वहाँ पर जगह थी, उसके ऊपर भी यही था कि शरपसंद आसम वहाँ कूड़ा डाल दिया करते थे। वहाँ पर कोई जाता था उसे जाने नहीं देते थे, उससे झगड़ा करते थे, उसे परेशान करते थे बात करने वाले लोगों को। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हम लोगों ने कोर्ट के आदेश से बाउंड्री वॉल भी कंप्लीट कराई। वहाँ पर जो अलम था पहले की तरह वो नस्ब किया, दरगाह हज़रत अब्बास का, और आज भी हर नौचंदी जुमेरात को वहाँ पर मजलिस हो रही है। तो वो 3000 गज जगह हम लोगों ने, बहुत बड़ी कामयाबी, जोरबाग के अंदर हम लोगों ने वो आज़ाद कराई। उसके बाद नक्कार खाने के अंदर यही हाल था कि वहाँ पर छत तक मलबा भरा हुआ था। उसके अंदर जो है वहाँ पर वो हमें इबादत करने से रोका करते थे। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे नक्कार खाने को हमने खाली कराया, उसके कोर्ट से आदेश कराए मरम्मत के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मरम्मत जल्द होने वाली है। शाह मर्दा की बाउंड्री वॉल एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमेशा सुना करते थे। शाह मर्दा के नॉर्दर्न साइड में, मतलब फ्रंट साइड में आप देखेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है, 3 तरफ की बाउंड्री वॉल करके आगे के दोनों बड़े सहन काबिजों से बचाए गए। और आज वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह गेट भी लग चुका है रंग का, दीवार हो रखी है, और 100% वो जगह अंजुमन हैदरी के कब्ज़े में आई। ये तकरीबन 10,000 गज जगह की हमें शाह मर्दा के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सिर्फ एक छोटा सा पीछे का रकबा है जहाँ पर जो है वो पीपल का पेड़ था, वहाँ पर जहाँ मजलिस होती है हमारी, उसकी बाउंड्री वॉल अधूरी रह गई है, वो जल्द पूरी होने वाली है। सबसे बड़ा मसला जो पिछले 50 साल से कब्जा था करबला जोरबाग में नर्सरी वाले का, जी बिल्कुल, वो जगह का किस लिए बड़ी बात थी, वो तकरीबन दुनियावी कीमत में 50,000 करोड़ की वो जगह थी। 50,000 करोड़ की वहाँ पर जिस जगह मर्दा की बात कर, मैं सिर्फ एक उस ज़मीन की बात कर रहा हूँ जिस ज़मीन की पैसे कब्ज़ा मौलाना कल्बे जवाद साहब ने खाली कराया है।
आप उसमें समझ लीजिएगा 50,000 करोड़ की जगह पे जो कब्जा करके बैठा था वो अहमद पटेल साहब का भी नाम उसमें था, किस किस तरीके के बड़े लोग उसमें शामिल थे, और खुद वो जो वहाँ बैठा था, मैं नरसरी वाली की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह पावरफुल होगा जो 50,000 करोड़ की जगह पे कब्जा करके बैठा था। उससे वो जगह हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2012 में पहली बार हम कोर्ट केस जीते, मगर उस टाइम कमेटी के कुछ हमारे अंजुमन हैदरी के लोग गद्दारी कर गए, जिनको जब वो गद्दारी करी और उन्होंने उसको स्टे आने तक मौका फराहम किया, उनको उसी टाइम 2012 में, और जब 2012 के इलेक्शन हुए, सबको बाहर निकाल दिया गया था। जो अब ये नई कमेटी के कुछ बातें चल रही हैं, इसके खुद खास्ता सेक्रेटरी और ये सब लोग हैं, ये उस टाइम भी गद्दारी करके अंजुमन से निकाले गए थे। अंजुमन हैदरी में थे ये उस टाइम, इनको निकाला गया था। एक उसमें वक्फ सेक्रेटरी बने हैं, वो उस टाइम पर अंजुमन के अंदर थे। उन्होंने जब वो पकड़े गए नर्सरी वाले से डील करते हुए, उनको बाकायदा जो है उनके घर में, उनके घर वालों के सामने, उनके वालिद वालदा के सामने सबूत रखे गए। अली काजिम जो हैं, उनको जब बेईमानी करते हुए नर्सरी वाले के साथ गद्दारी करते हुए उनका पकड़ा गया, उनके सबूत सामने आए, उन्होंने लिख के इस्तीफा दिया था। तो ये उस टाइम के गद्दार हैं, ये उस टाइम से नर्सरी वाले के साथ मिले हुए थे। आप कह रहे हैं तो इन तमाम इन बातों का भी सबूत है? सबूत उनके हाथ का लिखा, मैं बता रहा हूँ ना। जो अंजुमन हैदरी में थे 2012 में, उन्हें निकाला गया, तो उनसे 2012 से 2019 में जागे हैं। 2012 में जब ये स्टे हुआ और ये सब हुआ, ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। बदउनवानी की बात आप कर रहे हैं। हाँ। कि बदउनवानी हुई और इसीलिए वो निकाले गए, लेकिन अब वही इल्ज़ाम तो आप पर भी लग रहा है कि आप भी, देखिए, ये एक बड़ा मूवमेंट चलाया, बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी बड़ी ज़मीन, 50,000 करोड़ की मिल्कियत, जाहिर है कि एक बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जब ये खाली हो गई, तो अब वो इल्ज़ाम तो आप पे भी लग रहा है कि आप भी बदउनवानी में शामिल हैं। देखिए, ये बहुत अहम आपने बात करी। जब 2012 में ये जगह खाली हो गई, इस जगह के खाली होने के बाद में हम लोगों ने 2012 में कोर्ट केस जीत गए, तो कुछ लोग गद्दारी करके वो स्टे लेके आ गए नर्सरी वाले। फिर दोबारा लड़ाई शुरू हुई, 2013 से केस चालू हुआ। जब केस चला, इस बीच में जब अमानतुल्लाह चेयरमैन इसमें आए, शुरू से वक्फ बोर्ड का रवैया उसको फेवर करने का रहा, मगर अमानतुल्लाह जब आए, तो ये अमानतुल्लाह क्योंकि उसके रिश्तेदार थे, और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि नंगे होकर, जिसे कहते हैं बेईमानी की हदें पार करते हुए, ये उसके साथ मिल गए। और आज ये बात कही जा रही है, कि साहब वो अंजुमन हैदरी आज खुद गड़बड़ कर रही है, अमानतुल्लाह खान एक्शन ले रहे हैं, इसलिए बहादुर कह रहे हैं कि आप जो वक्फ को हिसाब किताब देना चाहिए तो वो आप नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये कहा जाता है कि बहादुर अब्बास के खिलाफ आज अमानतुल्लाह ने एक्शन लिया, तो आज ये अमानतुल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं। यही इंप्रेशन जा रहा है ना भाई। 2019 तक तो हम लड़ाई लड़ रहे थे, तब तक तो कोई बदउनवानी हो नहीं रही थी। 2019 में नर्सरी खाली हुई, उसके बाद अमानतुल्लाह ने हमसे हिसाब मांगा, हमने हिसाब नहीं दिया, इसलिए वो बेचारे बड़े ईमानदार और शरीफ अमानतुल्लाह खान साहब ने हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। ये कोई इंप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं। तो इसकी जो जवाब है मैं सबूतों के साथ दूंगा। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का अपना एक लेटर है, ये आप देखेंगे, इसकी डेट है 2016। ये 2016 का लेटर है। इसकी मैं हेडिंग पढ़ देता हूं, टू मिस्टर राहुल, करप्शन बाय चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड रिगार्डिंग प्राइम वक्फ लैंड इन जोरबाग न्यू दिल्ली वर्थ 1000 ऑफ करोड़। तो ये उसी टाइम पे 2016 में जब अमानतुल्लाह खान ने नर्सरी वाले के हक में एफिडेविट दिया और बेईमानी करी, उस टाइम पे एक हाई लेवल इंक्वायरी हुई, और उसके बाद उस बेईमानी के खिलाफ, अब ये तो रहा वक्फ बोर्ड का अपना लेटर मैनेजर राहुल हसन के नाम पर, और ये जो मैं एक ऐसा अहम दस्तावेज दिखा रहा हूं कि जिसके बाद कौम को आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये बेईमान अमानतुल्लाह खान आज कोई मुद्दा नहीं है। ये पिछले हमने झेला है, हमने भुगता है इसकी बेईमानियों को। ये मैं FIR दिखा रहा हूं CBI की,
ये 2016 में अंजुमन हैदरी के करबला के मामले में गलत एफिडेविट देने के मामले में मरहूम मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब उस टाइम मेंबर थे वक्फ बोर्ड के, चौधरी शरीफ साहब मेंबर थे। इन लोगों ने चेयरमैन के पास जाके इस्तीफा दिया लिखकर के करबला मामले में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है और ये लोग इस जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहता है अमातुल्लाह खान, लिहाजा बोर्ड भंग किया जाए। और तब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये एफआईआर कराई थी और ये मैं उनका दिखा देता हूँ, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब का बाकायदा ये इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने इसके ऊपर कहा, ये एफआईआर का आइटम नंबर 34 है जिसके अंदर लिखा गया है दीज and other allegations have been rampant in the functioning of illegality constituted board on 5/10/2016। ये 5/10/2016 का बोर्ड कौन सा है जिसमें अमातुल्लाह खान चेयरमैन बने थे। A member of the board मुफ्ती एजाज अरशद कासमी sent his letter of resignation to the lieutenant governor in which he accused Mr. Amanatullah Khan of rampant corruption and illegalities। तो अब आप समझ लीजिए कि अमानतुल्लाह खान को 2016 में करबला मामले में करप्शन के मामले में बाकायदा एफआईआर भी हुई थी और बोर्ड से हटाया गया था। तो ये बात जो चल रही है कि साहब के अंजुमन हैदरी ने करप्शन कर लिया, तो ये अमानतुल्लाह खान 2016 में इन्होंने बेईमानी करी। 2000 जब केस चलने लगा, कहने का मतलब ये कि आप पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो झूठ है। नहीं, झूठ तो है ही। झूठ के अलावा बात यह है कि ये आदमी 2016 में भी नर्सरी वाले के साथ मिला हुआ था। 2016 में भी नर्सरी हमें अंजुमन हैदरी को केस हराना चाहता था। जब 2016 में हमने इस पे एफआईआर करा दी, दोबारा चेयरमैन बन के आया। तो आप ये बताइए कि कोई भी इदारा, क्या वकील के पैसे देने के पैसे नहीं होंगे किसी के पास? शाह मर्दा के केस में, करबला के केस में जब आर्बिट्रेटर साहब की फीस देनी होती थी, 1.5 लाख रुपए एक हेयरिंग की फीस होती थी, उसमें 50,000 अंजुमन हैदरी को देने होते थे, 50,000 नर्सरी वाले को, 50,000 वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड ने कह दिया केस खत्म कर दो, हम पे पैसा नहीं देने के लिए। हमने 28 लाख रुपया वक्फ बोर्ड का जो देने से इनकार कर दिया, हमने दिया अंजुमन हैदरी ने। आज तक वक्फ बोर्ड ने 28 लाख रुपए नहीं दिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे केस पूरा हो। और फाइनली जो सबसे आखिरी बात मैं अहम बता रहा हूं कि इन्होंने घटियापने की और बेईमानी की और चोरी के इनके सबूत का आखिरी दर्जा, जोरबाग के अंदर आप सब हटा दीजिए। आप भी जोरबाग गए हैं, प्रधानमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की दूरी, जहाँ पर ये नर्सरी है उसके बिल्कुल सामने कपिल सिब्बल की कोठी, लोग आपके बड़े बड़े लोगों की कोठी, 400 गज की कोठी 100 करोड़ की है वहाँ पर, और 400 गज की कोठी का किराया 20 से 25 लाख रुपए महीना होता है। ये आप आम पता कर लीजिए। ऐसी जगह पर 2.5 एकड़ जगह का किराया, वक्फ एक्ट तो ये बोल रहा है, वक्फ एक्ट बोल रहा है 2.5% के हिसाब से 58 करोड़ होना चाहिए। वक्फ एक्ट बोल रहा 58 करोड़ होना चाहिए। अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि 27,000 रुपये महीना होना चाहिए किराया सिर्फ। क्या आप यकीन कर सकते हैं? जोरबाग के अंदर 2.5 एकड़ जगह का किराया 2019 में 27,000 रुपये का आ जाए। तो इनका एफिडेविट था। उसके बाद कोर्ट ने इनकी बात को रद्द किया और ये फैसला किया कि नहीं, 7 करोड़ रुपए का तो हर्जाना लगाया नर्सरी वाले के ऊपर, और ये कहा अगर खाली नहीं करी आपने तो 2,14,000 रुपया रोजाना का तकरीबन किराया, रोजाना का मतलब 2 लाख के हिसाब से अगर आप देखेंगे 60 लाख 70 लाख रुपए महीना का किराया। इन्होंने कहा 27,000, कोर्ट ने भी कम से कम माना 70,000 रुपए महीना। तो इससे बड़ी बेईमानी का क्या सबूत होगा? तो हम लोगों ने इस मामले के अंदर शुरू से अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जैसे ही हमने नर्सरी खाली हुई 2019 में, करबला खाली हुई 2019 में, और 2019 में हमारे होते ही इमीडिएटली इन्होंने जो है खाली होने के चंद महीने बाद ही कह दिया कि मैंने अंजुमन हैदरी को हटा दिया है। एक और चीज़ आ रही है कि 1300 करोड़ का मामला है। वो कहते हैं कि आप 1300 करोड़ की बात कहते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है और रिपोर्ट भी छप रही है कि 1300 करोड़ का कोई मामला ही नहीं है नर्सरी। ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। देखिए, जो ये खुदखास्ता अमानतुल्लाह खान
ने कमेटी बनाई है, इसके जो प्रेसिडेंट अजय जैदी, और मैंने कल एक इंटरव्यू देखा कहीं, वो एक सरफराज साहब हैं कोई, उनका एक वो छपा, उन्होंने कहा साहब कि कहीं वो केस ही नहीं है। हाँ। उनके लोग लगातार सोशल मीडिया पे ये डालते हैं कि 1300 करोड़ का कोई केस नहीं है, ये लगातार वो डालते हैं। तो मैं उस बारे में बताना चाहूँगा आपके ज़रिए, उस केस के अंदर जो 1300 करोड़ का केस है, वो 2013 से जो केस चल रहा है उसमें 1300 करोड़ का ही क्लेम किया गया था। और आज जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज की डेट में दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसके अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड खुद पार्टी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड खुद पार्टी है। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड पार्टी है तो क्या उसको नहीं मालूम है कोर्ट में क्या केस चल रहा है? और अगर ये खुद खास्ता जो ये अमानतुल्लाह खान ने सेक्रेटरी सदर बनाए हैं, ये आज पब्लिक को ये गुमराह कर रहे हैं कि 1300 करोड़ कोई केस नहीं चल रहा है, तो इससे इनकी नीयत समझ लीजिए। मैंने कल उनका बयान सुना, वो ये कह रहे थे साहब वो केस है कहाँ, कहीं केस ही नहीं है। और अगर वो 1300 करोड़ होगा, हम देखेंगे वो डिमांड जायज़ है या नहीं। मतलब आज ही वो अपनी नीयत, अपनी घटियापना आज ही बता दे रहे हैं कि वो 1300 करोड़ को हम नहीं मानेंगे। और वो केस जो आपने कहा, ये बड़ा अहम आपने सवाल किया, उसके बारे में मैं, वो कहते हैं कि सबूत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चलती है। एक सेकंड सिर्फ आपका लूँगा। अभी जो 7 रबीउल अव्वल हुआ था इसी साल, इन्होंने यही इल्ज़ाम उस टाइम लगाया था कि साहब कि ये मैं 1300 करोड़ का जब हमने अपील करी, तभी मौलाना मजहर साहब यहाँ बैठे हैं, तहरीक में बहुत ज्यादा शामिल ये मैंने बाकायदा फैला रहे हैं कि साहब वो कौन से कोर्ट में केस है, केस तो है ही नहीं 1300 करोड़ का, ये सब झूठ बोला जा रहा है। तो मैं बता दूं कि 2012 में जब हम आर्बिट्रेशन जीत गए थे, उसके बाद जब हमने दोबारा उसके अंदर आर्बिट्रेशन सेटअप हुआ, उस ही टाइम पे जो हमने क्लेम किया था वो 1300 करोड़ का उस टाइम से चल रहा है, ये कोई अभी 2019 की पैदा नहीं है। और उसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ओएमपी, जरा सुन लें प्रोपेगेंडेबाज खास तौर से, ओएमपी 10/2019, ओएमपी 10/2019 दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अंजुमन हैदरी वर्सेस हैदर खान लीगल हायर्स एंड अंजुमन हैदरी वर्सेस मोहित खान के लीगल हायर्स एंड अदर्स, और एंड अदर्स में दिल्ली वक्फ बोर्ड भी है। तो अब आप ये बताइए, अब मैं यहाँ बंद करूँगा, 1 लाख लोगों के बीच में पब्लिकली जहाँ ये खुद मौजूद थे, सो कॉल्ड सरफराज साहब, ये सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर बाकायदा केस नंबर बताया। आज फिर बता रहा हूँ, आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जजमेंट और ऑर्डर्स के उसमें जाइए और वहाँ डालिए केस नंबर OMP, जो ये है इसका ना OMP 10/2019, फौरन आपको केस की डिटेल आ जाएगी। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा कोई केस ही नहीं है। तो टोटली देखिए ये एजेंडा क्या है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हम लोगों ने जो केस जीता है, 50,000 करोड़ की जगह तो मिल गई, मगर कौम को 1300 करोड़ का हमने दावा किया हुआ है, जिस पैसे से हम लोगों ने करबला के अंदर यूनिवर्सिटी बनानी है, रोज़े बनाने हैं, सब कुछ करने हैं, ये रेजोल्यूशन पास हो रखा है। तो हम लोगों ने वो केस कोर्ट में डाला हुआ है। 7 करोड़ हम आज ले सकते हैं, 7 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी हो रखा है। हमने 7 करोड़ नहीं लिए, हमें बेईमानी करनी, हमने वक्फ कानून के हिसाब से, जो कानून बनता है, हमने कानून के हिसाब से 1300 करोड़ का क्लेम किया है। अमानतुल्लाह खान ने, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो समझने की ज़रूरत है कि अमानतुल्लाह खान ने अंजुमन हैदरी को 2019 में क्यों हटाया। देखिए हुआ क्या था, जब हम लोग केस जीत गए तो हम लोग अपील में जब 1300 करोड़ की जाने लगे तो अमानतुल्लाह खान ने मना किया, इन लोगों ने मना किया, बड़ी बड़ी ऑफरें दी गई, धमकियां दी गई, डराया गया, धमकाया गया, लालच दिया गया कि आप 1300 करोड़ की अपील मत दायर कीजिए, टेबल पे सेटलमेंट कर लीजिए। हमने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। जैसे ही आप डेट मिलाइए, हम हाई कोर्ट में गए, हमने 1300 करोड़ की अपील फाइल करी, इमीडिएटली इन्होंने अंजुमन हैदरी को रिमूव कर दिया। और क्योंकि हाई कोर्ट से नोटिस हो गया था वक्फ बोर्ड को जवाब देना था कि 1300 करोड़ बनते हैं या नहीं बनते हैं। वकील महमूद प्राचा साहब इस केस के अंदर वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, उन्होंने चेयरमैन को लेटर भेजा कि साहब आप इसके ऊपर जो और एफिडेविट भेजा कि हाँ 1300 करोड़ बनते हैं, आप साइन कर दीजिए।
चेयरमैन ने मना कर दिया मैं साइन नहीं करूंगा। सीओ से बात की गई, सीओ साहब ने कहा हाँ बनते हैं 1300 करोड़। इन्होंने इससे पहले सीओ साहब साइन करते इलीगल तरीके से, जैसे अंजुमन हैदरी को हटाया था, सीओ दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही हटा दिया था। शमीम साहब उसमें सीओ थे, ये सीओ को अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और उन्होंने ये खुद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। उनके रिमूवल का आदेश सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर सकते हैं, सीओ चेयरमैन ने रिमूवल का आदेश कर दिया। मगर उसके बावजूद शमीम साहब ने उस एफिडेविट पे 1300 करोड़ के साइन किया और वो कोर्ट में दाखिल हो चुका है। अब वक्फ बोर्ड का भी मौक़िफ़ यही है कि हाँ 1300 करोड़ बनते हैं जो मिलने चाहिए। अब एक ही तरीका है जिस तरीके से वो 1300 करोड़ का केस अंजुमन हैदरी और शिया कौम हार सकती है। वो तरीका ये है कि वो केस जो दायर किया था वो दायर किया अंजुमन हैदरी ने। अंजुमन हैदरी अगर उस केस को परस्यू करती है तो ईमानदाराना तरीके से परस्यू किया गया। पहले तो हमने 50, जब हम 50,000 करोड़ की ज़मीन में नहीं बिके, जब हम 50,000 गज जगह आज़ाद कराने में आज तक नहीं बिके, तो इसमें हमें बिकना ही नहीं है, तो हम लोगों को खरीद नहीं सकते, हम लोगों को इमामतुल्लाह डरा नहीं सकता। दूसरी कमेटी आ गई तो फिर हाँ वो क्या होगा बताता हूँ ना। हमने केस दायर किया अंजुमन हैदरी ने, ये फर्जी कमेटी बना के ये फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं कि नहीं, फर्जी कैसे है वो? मैं बताता हूँ। देखिए अंजुमन हैदरी का पहले लीगल स्टेटस समझना होगा। अंजुमन हैदरी ही नहीं, हमारे तमाम शिया औकाफ, शिया जमा मस्जिद की अंजुमन शियतुस सफ़ा, आपकी पंजा शरीफ की अंजुमन हुसैनिया, आपकी इमाम अंजुमन हुसैनिया, दरगाह शाह मर्दा की अंजुमन आरफी और अंजुमन शाह मर्दा, तो अंजुमन हैदरी, ये तमाम अंजुमनें जो हैं ये गज़टेड मुतवल्ली हैं, ये रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं। ये मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के अपॉइंट किए हुए नहीं हैं, ये सब वो मुतवल्ली हैं जो इन औकाफ को वक्फ बोर्ड के बनने से पहले से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने सोसाइटियाँ बनाई हैं। मुतवल्ली को इंडिविजुअल नहीं है, एक सोसाइटी मुतवल्ली है। उस सोसाइटी में इलेक्शन होके लोग अपॉइंट होके आते हैं, और वक्फ बोर्ड का रोल सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो इनकम होगी उसका हम 7% वक्फ बोर्ड को देंगे, और हम कोई वक्फ एक्ट की वायलेशन नहीं करेंगे। मान लीजिए हम कोई जमीन सेल डीड नहीं कर सकते हैं, वक्फ लॉ से चलेंगे। जैसे कि आपकी एक, मैं बिल्कुल बता, कमेटी में वो दखल नहीं देता। हाँ वो बिल्कुल बताता हूँ कैसे। जैसे आप एक शोरूम खोल लीजिए, आप एक किराने की दुकान खोल लीजिए, आपको वहाँ पर सेल टैक्स लगाना होगा। सेल टैक्स जो होगा वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा। अगर उसका वायलेशन करेंगे तो सेल टैक्स आके आपकी दुकान सील कर सकता है, मगर उसमें ऑनरशिप सेल टैक्स की कभी नहीं आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऑनरशिप नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पर जितने शिया वक्फ हैं, वक्फ बोर्ड ने आज़ादी से आज तक, आप खुद जानते हैं, कहीं पर भी कमेटी नहीं बनाई है। अगर वक्फ बोर्ड को इख्तियार होता कमेटी बनाने का तो 50 साल में क्यों नहीं बनाई? पिछले 50 साल में सब बेवकूफ़ थे। 50 साल में किसी शिया औकाफ की कमेटी नहीं बनाई गई। ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कौम के साथ हो रहा है। कौम को जागने की ज़रूरत है। इस गद्दार अमानतुल्लाह खान से अपनी इन औकाफ को बचाने की ज़रूरत है। अगर इलेक्शन में, देखिए इन्होंने कहाँ से शगुफा शुरू किया कि अंजुमन हैदरी सोसाइटी के इलेक्शन में गड़बड़ हुई, इन्होंने किसी को नहीं बताया, चुपचाप कर लिया। इन्होंने पहले ये इल्ज़ाम लगाया था, सिर्फ इलेक्शन की बदनामी का इल्ज़ाम लगाया। उसके ऊपर जब हमारे पास नोटिस आया, हमने तमाम सबूत और दस्तावेज जमा कर दिए सीओ साहब के पास। लेकिन बहादुर साहब, ये कहा जा रहा है कि बहादुर अब्बास दरअसल ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब परमानेंट जो है जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं। जी, वो परमानेंट, वो अब इसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी जगह है, और इसी से अब वो कमा खा रहे हैं और एक बड़े आदमी बन रहे हैं। ये कहा जा रहा है, ये क्या ये इल्ज़ाम ठीक है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 2019 तक तकरीबन मेरे पर 60 FIR दर्ज हुई। तो सरकार मेरे खिलाफ अगर 60 FIR दर्ज कर रही है, तो सरकार की अगर मैं ज़बान में ज़बान मिला के चल रहा होता तो मुझ पर मुकदमे दर्ज नहीं होते, बल्कि मुझे जो है मैं उनके साथ बैठ के चाय पी रहा होता। तो ये तो बात रही हमारी तहरीक की कि हम किस तरह इस कामयाबी तक पहुँचे। अब उसके बाद की बात है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर बहादुर अब्बास लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी बन गए, और ये अखबारों में भी शाया हुआ है। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद और बेहुदा हैं। आप
वेबसाइट पे जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या है, अंजुमन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सोसाइटी में इलेक्शन मस्ट है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी एक्ट का वायलेशन हो गया, और सोसाइटी एक्ट का वायलेशन होते ही आप कोर्ट जाइए, इमीडिएटली उस पर स्टे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिए, यहाँ मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और ये उसका उर्दू तर्जुमा है। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के आप अगर 8 नंबर देखेंगे, इसमें पहले 7 नंबर है, इसमें लिखा है इंतजामिया कमेटी। अंजुमन के इंतजाम को चलाने के लिए मंदरजा झेल ओहदेदार होंगे, सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वर्क सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्रोविजनल सेक्रेटरी और 12 मेंबर होंगे। इसके बाद में एक अलग पॉइंट है 8A, इसमें लिखा हुआ है मुस्तकिल कानूनी मुशीर, जनाब बहादुर अब्बास नकवी, वल जफर अब्बास नकवी, साकिन शाहीन बाग, अबुल फजल एन्क्लेव, अंजुमन हैदरी के ताहयात कानूनी मुशीर होंगे। अब ताहयात कानूनी मुशीर की डेफिनेशन क्या है? देखिए ऐसा है कि कानूनी मुशीर जो है वो 20 कमेटी का हिस्सा नहीं है, एक सलाहकार। ये मैं नहीं बना हूं, मुझे अंजुमन के जनरल बॉडी मीटिंग में, मुझे कोई अंजुमन तो बनाया नहीं, इसकी डेट है आप देखिए 30 जुलाई 2017 को जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई, वहां पर यह बात हुई कि बहादुर अब्बास साहब आज की डेट में हमारे तकरीबन 70-75 मुकदमे देख रहे हैं, रोज़ाना अलग अलग एफिडेविट देते हैं। कल को मान लीजिए बहादुर अब्बास साहब सेक्रेटरी नहीं रहते हैं, अगर मैं लाइफ टाइम सेक्रेटरी रहूंगा तो कानूनी मुशीर की जरूरत ही नहीं है ना। कल को सेक्रेटरी, मैं मानता हूं कि आप जीत के आ गए, अब आप जीत के आ गए, आप 75 केस, 75 केस में पीछे मैंने क्या क्या एफिडेविट दिया है वो तो आपकी नॉलेज में नहीं है। मान लीजिए इसमें सिर्फ ये लिखा गया है, मेरी पावर सुन लीजिए, कानूनी मुशीर की पावर सुन लीजिए, पावर क्या है ये इसीलिए इसमें क्लियरली बताया गया है, वो बहुत अहम है। पावर जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। सरकारी इदारों के साथ खतो किताबत करना, सोसाइटी के हक में तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करना और मशवरा और रजामंदी के ज़रिए मुस्तकिल कानूनी मुशीर का इंतखाब। इसमें यह है कि साहब अंजुमन की हिमायत, अंजुमन जानिब कानूनी कार्रवाई करना। इसमें यह है कि आप जब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के अंदर आप कोई भी एफिडेविट देना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे दिखाएंगे, सेक्रेटरी आप हैं, आप सेक्रेटरी बन गए, आप कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं। मान लीजिए कि छोटी करबला में जो हमने एफिडेविट दिया है, जो हकीकत है कि वहाँ पिछले 500 साल से हमारी ख्वातीन की मजलिस होती है, ये मेरा एफिडेविट है। अब नए मुतवल्ली आए, उन्होंने पढ़ा नहीं उतना या उनको जानकारी नहीं है, उन्होंने लिख दिया साहब वहाँ पे आज़ादी के बाद से मजलिस होती है। पता चलेगा दोनों एफिडेविट एक दूसरे के बरक्स हो जाएंगे, और दोनों के बरक्स होते ही क्या होगा कि आप मुकदमा हार जाएंगे। तो ये वाली परेशानी ना आए, उसके लिए ये जिम्मेदारी मुझे जनरल बॉडी ने दी है। मुझे कानूनी मुशीर बनने के बदले, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, वकील जो होता है वो मशवरा फ्री में किसी को नहीं देता है, मगर यहाँ पर हमें जिम्मेदारी लगाई गई है कि हमें फीस नहीं मिलनी है, तनख्वाह नहीं मिलनी है, कोई हमारा ओहदा नहीं है। ये हमें ये कहा गया है कि अंजुमन कोई भी आ जाए, आप अपनी जिम्मेदारी से फारिग भी हो जाएं तो आप कानूनी सलाह देते रहेंगे। हमारी कानूनी सलाह से मैं पिछले 10 साल से अंजुमन हैदरी का सिर्फ कानूनी काम देखता हूँ। पैसे, आज तक पैसा अंजुमन हैदरी का हमारे अहमद डोसा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके पास है। एक दिन 1 घंटे के लिए हमारे पास कभी नहीं आया है। लीगल का टोटल काम मेरे पास है, उस काम से अहमद डोसा साहब को कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ काम बटे हुए हैं। तो 10 साल की अगर मेरी कानूनी मशवरे से, हमारी टीम के कानूनी मशवरे से 50,000 गज जगह आज़ाद हो गई है, तो आने वाले लोगों को मेरे अगर कानूनी मशवरे से परेशानी होगी तो अगली जनरल बॉडी मीटिंग में हमको हटा दिया जाएगा। जनरल बॉडी अपॉइंट कर सकती है, जनरल बॉडी हटा सकती है। अब हमने बात की थी तहरीक को लेकर के, लेकिन बात उलझ गई शाह मर्दत तक। जाहिर है कि वो एक बड़ा मसला था। आखिर में मैं यही जानना चाहूँगा कि आप अपने उसमें उलझ गए हैं, तो फिर जो तहरीक आप लेकर के चले थे उसका क्या होगा? महमूद पराचा, मौलाना कल्ब जवाद साहब या और लोग, वो तहरीक क्या रहेगी कि वो तहरीक शाह मर्दम में ही दम तोड़ देगी? देखिए ऐसा है कि अभी 2019 में पहली बार हमको ये कहा गया कि हमने आपको हटा दिया है।
हमने उस टाइम भी कहा था कि चेयरमैन अमातुल्लाह के पास इलीगल तरीके से हटाने की हमको पावर नहीं है और ये झूठ बोल रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं कि अंजुमन हैदरी हटा दी गई है, नहीं हटाई गई है। 2020 में भी यही कहते हैं, फिर 6 महीने बाद काम ने हटा दिया, रोज़ नया प्रोपेगेंडा किया गया। अभी चेहलम के मौके पे काम कब्जा लेने आ रहे हैं, आज कब्जा ले लेंगे। इन्होंने अपने गुंडे भेजे कब्जा लेने के लिए, अमातुल्लाह खान ने, जो पुलिस में थाने बंद हुए, वक्फ बोर्ड के जो गुंडे आए थे बंद हुए वहाँ पर, तो ये सब किया। हम लगातार कौम से कह रहे थे कि झूठ है। आज जो ये अखबारों में खबर छपी कि 5 जनवरी 2022 को हमने रेजोल्यूशन पास करके अंजुमन हैदरी को हटाया है, ये सबसे बड़ा सबूत है अमातुल्लाह खान के झूठ का, फ्रॉड का, मक्कारी का और बेईमानी का, कि जब हम 2019 में हट चुकी थी अंजुमन हैदरी जनाब, 2020 में हट चुकी थी, तो 2022 में किसको हटाया गया है? आज भी जो ये हटाने का आदेश इन्होंने, उनको पावर नहीं हटाने की। पावर देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वक्फ एक्ट में प्रावधान है कि आपको किस तरह बिहेव करना है। अगर किसी मुतवल्ली को रिमूव करना है, 2/3 मेजॉरिटी इज मस्ट, मतलब कि 5 मेंबरों की सहमति चाहिए कि हाँ ये मुतवल्ली गलत कर रहा है। तो हमारे केस में ऐसा हुआ ही नहीं। जिस मीटिंग को कॉल किया गया उसमें टोटल शरीक होने वाले 4 थे, सहमति तो छोड़िए, चारों की सहमति भी नहीं है, मगर मैं कहता हूँ चारों की सहमति भी हो जाए तो भी मिनिमम 5 आदमी चाहिए। तो आप सेक्रेटरी रहेंगे, लेकिन ये बताइए ये तहरीक चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा ये? देखिए इस तहरीक को अब हमें एक बात समझ आ चुकी है कि वक्फ जायदादों को जिस तरीके से कौम के अंदर खलफिशार फैलाकर चंद कौम के गद्दार, हमारी शिया कौम के अमातुल्लाह के खान साथ जो पहले भी मिले हुए तहरीक के टाइम पे, वो आज भी मिलकर जो गद्दारी कर रहे हैं, जब तक इन लोगों को इनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज पाएंगे तो ये तहरीक चलने नहीं देंगे। ये वो गद्दार हैं कि आप कदम आगे बढ़ाएंगे पीछे से चाकू घोंपेंगे। ये वो गद्दार हैं, मैंने जो बताया कि ये मोहम्मद अहमद काज़मी साहब के बेटे अली काजिम, जिनका नाम मैंने बताया, ठीक है, ये वक्फ सेक्रेटरी थे उस टाइम। इन्होंने जब उस टाइम नर्सरी वाले के साथ मिलकर गद्दारी करी, मोहम्मद अहमद काज़मी साहब गवाह हैं इसके, उनके सामने बिठा के मौलाना कल्बे जवाद साहब ने बात की और उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लिख के अली काजिम ने कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मुझे जो है माफ़ किया जाए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि हम इन लोगों को बहुत जल्द, यकीन कर लेगी, सबूत है, ज़बानी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने आज तक हमारी रिकॉर्ड और वीडियो उठा लीजिए 10 साल की, अगर हमने कोई बात कही, हमने कहा नर्सरी वाला खाली होगा, हुआ। हमने कहा था कि कराची मस्जिद हम आबाद कराएंगे, हमने कराई। छोटी करबला हमने कहा आबाद कराएंगे, वो कराई। हमने कहा शाह मर्द की बाउंड्री वॉल कराएंगे, वो कराई। हमने जो जहाँ कहा वो कर दिखाया आज तक। और ये एक और बकवास करते हैं कि हमने करबला में यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर करोड़ों का चंदा ले लिया, ये कर लिया। 1 रुपये का चंदा हमने, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जो 1300 करोड़ रुपया आना है, जब वो आएगी पैसे, तब यूनिवर्सिटी का काम शुरू होगा। हमने पूरे हिंदुस्तान का एक शख्स नहीं कह सकता हमने कहीं पर्ची भेजी हो कि आप जो है चंदा दे दें। तो ये सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। कौम जानती है, कौम ने काम देखे हैं, हमारे पिछले 10 साल के काम देखे हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द करबला की यूनिवर्सिटी भी देखेंगे, रोज़ा हज़रत अब्बास भी देखेंगे, रोज़ा इमाम हुसैन भी देखेंगे, और करबला के अंदर लगातार तामीराती काम चल रहे हैं। उन कामों को इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे, और जो भी ये गैरकानूनी काम हो रहे हैं, इन गलत काम करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जो सही जगह है वहाँ भेज के ही दम लेंगे। बहुत बहुत। तो ये थे बहादुर अब्बास साहब, जो अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अपनी पूरी बात कही और ये कहा कि जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो गलत है। वो आज भी अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो लोग गलत हैं उनको जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। अब ये तो आवाम तय करेगी, ये मिल्लत तय करेगी कि आखिर इनमें से सही कौन है। जो सबूत पेश करेगा, जो हक़ाइक़ पेश करेगा, ज़ाहिर है कि मिल्लत उसी पर यकीन करेगी। शुक्रिया।